हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडसेप्स दिसंबर चैलेंज 2021 का प्रॉब्लम पिरामिड ट्रावर्सल, जो कि डिवीजन 1, 2 एंड 3 तीनों में पूछा गया है। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। So as always, let us start by understanding the question. Pyramid traversal. You are given the pyramid of the following form with an infinite number of rows. और फिर नीचे पिरामिड का टाइप दिया गया है फॉर्म। पिरामिड किस तरह का है? 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज है और इस तरह का पिरामिड है। From a cell, you can move either to the bottom left cell or the bottom right cell directly in contact with the current one. क्या बोला गया है कि इनमें से कोई भी सेल में से आप किसी दूसरे सेल में मूव हो सकते हो अगर जो दूसरा सेल है वो करंट सेल का बॉटम राइट सेल हो या बॉटम लेफ्ट सेल हो जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। मतलब कि 9 से आप बॉटम लेफ्ट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब 13 में मूव कर सकते हो, या तो 9 से बॉटम राइट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है 14 उसमें मूव कर सकते हो, 5 to 8 मूव कर सकते हो, 5 to 9 मूव कर सकते हो एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, देन 6 to 9, 6 to 9, 6 to 10, ये सब आप मूव कर सकते हो। 2 to 6 और 2 to 7 इनवैलिड मूव्स है। 2 to 6 बिकॉज ये बॉटम में तो है लेकिन बॉटम राइट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और 2 to 7 के बीच में तो 2 रोज का डिफरेंस है, सो वो इनवैलिड मूव्स है। आप डायरेक्टली उसके नीचे जो बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट में है उनमें मूव कर सकते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल। You are given a starting cell S and an ending cell E. Starting at cell S, find the number of ways to reach cell E. This number can be large, so print answer modulo 10 की पावर 9 प्लस 7। क्या बोला गया है कि हमें एक तो ये पिरामिड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज है, और दो पॉइंट्स दिए गए हैं S और E। S है स्टार्टिंग पॉइंट और E है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो S की वैल्यू है 2 और E की वैल्यू है 8। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 एंड एंडिंग पॉइंट इज 8। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सेल एंडिंग सेल तक पहुंचने के कितने नंबर ऑफ वेज है, और हम मूवमेंट किस तरह से कर सकते हैं। एस कोई एक सेल है उससे उसके बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट सेल जो कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसमें मूव कर सकते हैं। सो एस से लेके ई तक टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमें बताना है, और दिया गया है कि आंसर कैन बी लार्ज, सो प्रिंट 10 की आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। अगर यहाँ की बात करें तो कितने तरीके होंगे, 2 से 4, 4 से 8, ये एक तरीका, और 2 से 5 और 5 से 8 दो तरीका, दो ही तरीके होंगे। यहाँ पे 2 से लेके 8 तक पहुंचने के और कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, सो आवर आंसर वुड बी 2। ओके, 2 ways are said to be different if there exists at least one cell which was visited in one of the ways but not in the other one। ठीक है, एक भी सेल पूरे जो विजिटेड सेल्स है, जो पूरा डायरेक्शन है सेल 1, सेल 2, सेल 3 अप टू लास्ट सेल, उनमें अगर एक भी सेल डिफरेंट है तो वो अलग तरीका गिना जाएगा। ठीक है, तो इनपुट किस तरह से है, इनपुट में सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में एस और ई दिया गया है, वेयर एस इज द स्टार्टिंग सेल एंड ई इज द एंडिंग सेल। और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 1000 तक है और स्टार्टिंग और एंडिंग सेल की वैल्यू 1 और 10 की पावर 9 के बीच में है। सो हमें बताना है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग सेल तक पहुँचने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। आई होप क्वेश्चन क्लियर, अब कंसेप्ट पे मूव करता है। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि हम जो पैटर्न है 1 फिर 2 3 देन 4 5 6 उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग सेल, फिर उसके बाद जो भी पॉसिबल सेल है वो, फिर उसके बाद जो भी पॉसिबल सेल है उनमें ट्रैवर्स करते करते सारे पैटर्न्स हमारे जो है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ब्रूट फोर्स मेथड से, जो कि बहुत टाइम ले लेगा, एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेगा। ठीक है, सभी पाथ को आप बैक ट्रैक करोगे फिर वापस दूसरे पाथ पे जाओगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी और एस और ई की वैल्यू भी बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो अगर मैं मान लो 5-6 रो बनाता हूँ और उनके लिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उनमें सभी सेल्स में कितने पॉसिबल वेज है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रूट नोड, द पॉइंट विच इज एट द टॉप दैट इज 1, और उसके बेसिस पे कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 1, देन इट्स 2 3, देन इट्स 4 5 6,
ठीक है, देन इट्स 7 8 9 10, देन इट्स 11 12 13 14 15, ठीक है। इतने अगर देखते हैं तो मान लो मुझे यहाँ से बाकी सब सेल में पहुँचने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज है वो फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि किसी एक जनरल पॉइंट से कोई एक जनरल स्टार्टिंग पॉइंट और जनरल एंडिंग पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब मान लो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, सो ये तो वन वे ही हुआ। अब यहाँ और यहाँ जाने के कितने तरीके हुए, एक, बिकॉज यहाँ से यहाँ एक ही तरीके से जा सकता है। हमें क्या बोला गया है कि कोई भी पॉइंट ए है उससे हम बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है उन दो सेल में ही मूव कर सकते हैं। तो 2 तक एक ही तरीके से पहुंचा जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ जाए, और 3 तक भी एक ही तरीका है, यहाँ से यहाँ आ जाए। ये हमारा स्टार्टिंग सेल है, ठीक है। अब 4 तक पहुंचने के कितने तरीके, एक, 2 से यहाँ पे आ जाओ और कोई तरीका नहीं है। 5 में पहुंचने के कितने तरीके हैं, 2 से यहाँ पे आ जाओ और 3 से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 2 तरीके हैं, मतलब कि नंबर ऑफ वेज टू रीच 2 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 3। अगर एक बार 2 पहुंच गए तो वहां से 5 आ सकते हैं, अगर एक बार 3 पहुंच गए तो वहां से 5 आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज टू रीच 2 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 3। सो 1 + 1 = 2। और यहाँ पे कितने तरीके से आ सकते हैं, सिर्फ यहाँ से, तो यहाँ पे एक तरीका है, तो यहाँ पे एक ही तरीका होगा। अब 7 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, यहाँ से ही आ सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक आने का एक तरीका, सो यहाँ पे भी एक। 8 तक कैसे आ सकते हैं, 4 से 8 आ सकते हैं या 5 से 8 आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज टू रीच 8 = नंबर ऑफ वेज टू रीच 4 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 5। क्योंकि एक बार 4 पे आ गए, ठीक है, तो वहां से 8 पे आ जाएंगे, एक बार 5 पे आ गए तो वहां से 8 पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक जितने पॉसिबल डिफरेंट वेज होंगे प्लस यहाँ पे जितने डिफरेंट पॉसिबल वेज होंगे वो यहाँ का आंसर हो जाएगा। सो दैट वुड बी 1 + 2 3। अब नंबर ऑफ वेज टू रीच 9, 5 से 9 आ सकते हैं और 6 से 9 आ सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ वेज टू रीच 5 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 6 3। 10 यहाँ से ही आ सकते हैं, सो यहाँ पे एक तरीका है तो यहाँ पे भी एक ही तरीका होगा। 11 सिर्फ 7 से आ सकते हैं, कितने तरीके हुए, एक। 12 या तो 7 से आ सकते हैं या 8 से आ सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज टू रीच 12 = नंबर ऑफ वेज टू रीच 7 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 8। क्योंकि एक बार 7 आ गए तो वहां से 8 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, एक बार 8 पे आ गए तो वहां से भी 12 आ सकते हैं। सो 1 + 3 = 4। नाउ 13 कैसे आ सकते हैं, 8 से 13 आ सकते हैं, 9 से 13 आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज टू रीच 13 = नंबर ऑफ वेज टू रीच 8 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 9। 3 + 3 = 6। 14 9 और 10 से आ सकते हैं, सो 3 + 1 4, और यहाँ पे भी एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, या तो मान लो मैं एक और लिख देता हूँ, 16 17 18 19 20 21, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक तरीका होगा, यहाँ पे 1 + 4 5 तरीके, यहाँ पे 4 + 6 10 तरीके, यहाँ पे 19 पे पहुंचने के लिए 13 से 19 आ सकते हैं, 14 से 19 आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज टू रीच 19 = नंबर ऑफ वेज टू रीच 13 प्लस नंबर ऑफ वेज टू रीच 14। सो 10। 20 के लिए 4 + 1 दैट इज 5, और यहाँ पे भी एक तरीका। अब क्या कुछ पैटर्न ऑब्जर्व में आ रही है, देखो ये 1 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1C0, ये 1 को, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1C1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2C0, इस 1 को, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2C1, इसको लिख सकता हूँ 2C2, इस 1 को 2C2 इस 1। अब यहाँ पे 1 है 3C0, यहाँ पे 3 है 3C1, यहाँ पे 3 है 3C2, यहाँ पे 1 है 3C3, 3C3 = 1, 3C2 = 3, 3C1 = 3, 3C0 = 1। यहाँ पे एक तरीका है 4C0, यहाँ पे 4 तरीके हैं 4C1, यहाँ पे 6 तरीके हैं 4C2, यहाँ पे 4 तरीके हैं 4C3, यहाँ पे एक तरीका है 4C4, यहाँ पे एक तरीका है 5C0, यहाँ पे कितने 5 तरीके हैं 5C1, यहाँ पे 10 तरीके हैं 5C2, 10 तरीके हैं 5C3, 5 तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के फ्रॉम 1 to 20 5C4, और यहाँ पे एक तरीका है सो 5C5। तो क्या हमें पैटर्न ऑब्जर्व में आ रही है, रूट नोड से या तो फिर 1 अगर मैं सोर्स ले लूँ तो यहाँ पे पहुँचने के लिए ये पैटर्न आ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर ये
ये जो रो है, ये रो, ये रो, ये रो, ये रो और ये रो इससे कितने दूरी पे है? 1। ये रो इससे कितने दूरी पे है? 2। ये रो इससे कितनी दूरी पे है? 3। ये रो इससे कितनी दूरी पे है? 4। ये रो इससे कितनी दूरी पे है? 5। तो यहाँ पे अगर मैं इसको NCR के टर्म्स में लिखूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1। ठीक है, ओके। अब 0 क्या है? इस रो में जो इसकी पोजीशन है, जो R है, R क्या है अगर मैं बोलूँ तो ये है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए रो -1। ये कह सकता हूं, ये जो है R, अगर मैं NCR के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, ये 16 है, तो ये इस रो का पहला एलिमेंट है। तो यहां पे R की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे R की वैल्यू क्या है? 1। एलिमेंट कौन सा है? दूसरा। सो दिस इज 2 - 1। ये एलिमेंट है तीसरा इस रो में। सो 3 - 1 इज 2। ये एलिमेंट है चौथा इस रो में। 4 - 1 इज 3। ये एलिमेंट पांचवा है इस रो में। एलिमेंट द R इज 5 - 1 4। और ये एलिमेंट आखिरी है, 6th एलिमेंट इन दिस रो, और इसकी वैल्यू क्या है? R की 6 - 1 दैट इज 5। सो इस तरह से अगर पहले तो हम इस जनरल को देखें कि अगर ये मेरा सोर्स है 1, तो डेस्टिनेशन जो भी होगा वो क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ रोज आफ्टर दिस। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको फर्स्ट रो मानूं और इसको सेकंड रो मानूं तो सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस कितना है? रोज का। ठीक है, अगर मैं इसको रोज, ये रो 1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रो 2। ये रो क्या हो जाएगा? रो नंबर 3। बट n की वैल्यू क्या होगी कि जो मेरा सोर्स है और डेस्टिनेशन है उन दोनों की रो का डिफरेंस, मतलब 3 - 1 इज 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। 2C0, 2C1, 2C2। ठीक है, और ये R जो है वो मैंने जैसे बताया पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो -1 है। तो यहाँ से किसी भी एलिमेंट तक पहुँचने के लिए क्या हमें चाहिए? पहले n चाहिए, वो कैसे मिल जाएगा? इसकी रो 1 है तो इसकी जो भी रो होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, दिस -1 और उसकी पोजीशन -1। अब ये तो तब हो गया जब 1 हमारा सोर्स है। अब अगर कोई और होगा तो कैसे करेंगे? इसको जनरलाइज तरीके से समझते हैं कि कोई और एलिमेंट हमारा सोर्स होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना। ये जो हमें जनरलाइज मिला है NCR के फॉर्म में वो। हमने क्या देखा था कि हम जब भी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए फाइंड करते थे, जो हमने पहले जनरल कंसेप्ट देखा कि अगर 1 हमारा स्टार्टिंग नोड है तो हमें क्या मिला कि n इज द डिफरेंस बिटवीन द रो ऑफ द डेस्टिनेशन एंड रो ऑफ 1 जो कि 1 है। ठीक है, और NCR हमारा आंसर था, जहाँ पे R था पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन इट्स रो -1। उस हिसाब से हमें आंसर मिला था। अब अगर कोई और सोर्स होगा, मान लो 14 सोर्स है, तो मैं इसको 1 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से मैं यहाँ कहीं तो मूव हो नहीं सकता, ऊपर भी मूव नहीं हो सकता, तो ये सब बेकार हो गया। अब यहाँ से मैं 2 ही एलिमेंट में मूव कर सकता हूँ, 19 और 20। फिर 19 और 20 की मदद से मैं 25, 26 और 27 में ही मूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब अगर मान लो ये मेरा सोर्स है, ठीक है, और मेरा डेस्टिनेशन और कहीं है, मान लो 9 को सोर्स लेते हैं, तो अब जो मेरे काम का है वो सिर्फ इतना ही बचा। बिकॉज अगर मैं 9 से स्टार्ट करता हूँ तो इसके बाद मैं इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, इसके बाद मैं इन तीनों को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, फिर यहाँ से मैं इन 4 को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। ठीक है, 9 से मैं कभी भी 21 में नहीं जा पाऊंगा, 9 से कभी भी मैं 12 में नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें सोर्स की रो निकालनी है और डेस्टिनेशन की रो निकालनी है। ठीक है, वो कैसे मिलेगी? अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये किस तरह की पैटर्न बन रही है? समेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 एलिमेंट, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए? 6 + 4 10। ठीक है, तो अगर मान लो i = 4 है तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? अगर रो नंबर 4 है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 4 × 5/2, बिकॉज
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए होंगे 1 + 2 + 3 + 4 अगर फोर्थ रो है तो। सो उसकी फॉर्मूला क्या है n × n + 1/2 दैट इज 20/2 दैट इज 10। तो मुझे क्या पता चल गया कि रो नंबर 10 है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उन दोनों की रोज फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इसको जनरलाइज करेंगे, एनसीआर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा P1 और एंडिंग पॉइंट है P2, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो अगर मान लो ये जो है SI वो है रो नंबर ऑफ वो है P1 का जो है वो रो नंबर है SI, तो मैं कह सकता हूँ SI × SI + 1/2 विल बी इक्वल टू P1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस P1 पॉइंट के लिए मुझे कौन सा रो मिलता है। तो SI² + SI - 2P1 = 0। सो SI = -b + √d, यहाँ पे माइनस नहीं लूंगा क्योंकि ये रो नंबर है तो ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस √d इज b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये मेरा रो नंबर आ गया। अब मुझे इसकी सीलिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, SI = सीलिंग ऑफ SI। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर मान लो अगर 10 है, ठीक है, तो 10 को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सो 10 × 8 इज 80, 80 + 1 इज 81, 81 का स्क्वायर रूट इज 9, 9 - 1 इज 8, 8/2 इज 4। सो SI = 4, फोर्थ रो है, मुझे पता चल गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। अगर ये 10 है वो P1 है। तो अगर 8 है तो क्या होगा, 8 × 8 इज 64, 64 + 1 इज 65, 65 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 पॉइंट डॉट 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 कुछ होगा, -1 7 पॉइंट डॉट 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 कुछ होगा, /2 मतलब 3.5 समथिंग डॉट 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 कुछ होगा। तो SI जो मुझे मिलेगी वो होगी 3.5 समथिंग फॉर P1 = 8। तो 3.5 का मतलब क्या कि वो थर्ड रो के बाद है कहीं पे, मतलब फोर्थ रो में है, तो मैं सीलिंग ले लूंगा जिससे कि मुझे 4 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट 4 वैल्यू मिलती है तो सीलिंग में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वही रहेगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग जो एलिमेंट है P1 उसकी रो मिल जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंडिंग की भी रो फाइंड करनी पड़ेगी। उसको मैं मान लो EI से डिनोट करता हूँ। सो EI वुड बी -1 + 1 + 8 टाइम्स P2/2 और फिर इसका सीलिंग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर होगी। तो मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट की रोज मिल गई। अब जब हम जनरलाइज कर रहे थे तो हमारा जो n था वो क्या था, रो नंबर ऑफ डेस्टिनेशन माइनस रो नंबर ऑफ 1, क्योंकि 1 को हम क्या कर रहे थे, एज अ सोर्स ट्रीट कर रहे थे। तो अब n क्या होगा मेरा, EI - SI, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एंडिंग एलिमेंट 26 है और स्टार्टिंग एलिमेंट 9 है, सो इसका रो क्या है 4, इसका 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये रो नंबर हो जाएगा 4, ये रो नंबर होगा 7। सो 7 - 4 विल गिव मी 3। और सही बात है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये तीसरे रो में ही है। अगर यहाँ से ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, तो NCR हमें लगाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दिस रो माइनस दिस रो। सो EI - SI। अब बात आती है R की। R क्या था, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन दैट रो -1। अब मान लो जो मेरा एंडिंग एलिमेंट है वो है P2, उसकी मुझे पोजीशन फाइंड करनी है। तो अब एक बात समझो, अगर ये जो वैल्यू है ये वैसे तो 7 है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो फोर्थ रो है, मतलब कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, इतना ही हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है 26 की। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि 26 की ओरिजिनल पोजीशन क्या है रो में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी रो के स्टार्टिंग एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे। सो मुझे पता है कि इसका स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 16 है, इसका 22 है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 26 - 22
प्लस दिस इज 22, सो 26 माइनस 22 प्लस 1, ये इसकी क्या हो जाएगी पोजीशन। सो 26 माइनस 22 इज हाउ मच, 4, 4 प्लस 1 इज 5th, तो इसकी पोजीशन इस रो में कौन सी होगी 5th। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5th है। ठीक है, तो ये 5th पोजीशन हो गई, वो हमें मिल गया। अब बिकॉज इसको हम मान रहे हैं एज अ सोर्स, तो ये एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट। तो अब एनसीआर अगर हमें लगाना है तो हमें ये 4 एलिमेंट ही कंसिडर करने पड़ेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है 3। वो कैसे मिलेगा, सोर्स की जो पोजीशन है उसने लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स को छोड़े वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर सोर्स 9 है तो उसने लेफ्ट में कितने एलिमेंट छोड़े 2, तो उसके बाद हर पॉइंट पे 2-2 एलिमेंट छूटते जाएंगे। आप समझ रहे हो, तो सोर्स की पोजीशन निकालेंगे। सोर्स की पोजीशन कैसे मिलेगी, 9 माइनस स्टार्टिंग एलिमेंट 7 प्लस 1। सोर्स की पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन ऑफ P1 ये क्या हो गई 3, पोजीशन ऑफ P2 क्या हो गई 5। पता चला कैसे निकाला, 26 माइनस 22 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट हम स्टोर कर देंगे सभी रोज के। ठीक है, तो ये 5 मिल गई, ये 3 मिल गई। इसकी पोजीशन 3 है, मतलब कि 2 एलिमेंट्स को इसने लेफ्ट में छोड़ा है, मतलब कि उसकी सारी आगे की रोज 2-2 एलिमेंट को छोड़ती जाएगी। सो मैं R को कह सकता हूं, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मान लो R डैश, इट विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ P2 माइनस, यहां पे कितने एलिमेंट छोड़े, पोजीशन ऑफ P1 माइनस 1, क्योंकि अगर इसकी पोजीशन 3 है तो 2 एलिमेंट छोड़े, अगर इसकी पोजीशन 10 होती तो लेफ्ट में 9 एलिमेंट छोड़े होते। सो पोजीशन ऑफ P2 माइनस पोजीशन ऑफ P1 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। तो इस रो के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो गई 3। अब R क्या था, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द रो माइनस 1, तो R डैश 3 है, तो R क्या हो जाएगा 2। तो 9 से लेकर 26 तक पहुंचने के कितने तरीके हो जाएंगे, n की वैल्यू क्या आई 3, बिकॉज इसका रो नंबर 7 है जो कि हमने EI के फॉर्म में फाइंड किया है। यहां पे मैंने लिखा है n इक्वल टू EI माइनस SI विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, और यहां पे 2 है। ठीक है, सो आंसर वुड बी 3C2 विच इज इक्वल टू 3। अगर हम 9 से 26 तक पहुंचने की बात करें तो एक तरीका क्या होगा 1 to 14, मतलब कि ये एक है, यहां पे भी पहुंचने का एक तरीका। ठीक है, यहां पे पहुंचने का एक तरीका, यहां पे पहुंचने के 2 तरीके, यहां पे पहुंचने का एक तरीका। तो 26 पे पहुंचने के कितने तरीके हो गए 2 + 1 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है पूरा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सोर्स की रो फाइंड करनी है, डेस्टिनेशन की रो फाइंड करनी है, फिर n की वैल्यू निकालनी है EI माइनस SI। वो क्यों ऐसा है वो पूरा हमने कंसेप्ट देख लिया है। हमें NCR के टर्म्स में चाहिए, हमने जो जनरल देखा था जब सोर्स हमने 1 को बनाया था, तो उसी टर्म्स में हम फिर इसको सोर्स बना देंगे, तो ये जो पिरामिड है वही हमारे काम का हो जाएगा। तो n आ जाएगा EI माइनस SI, वेयर EI इज द रो ऑफ डेस्टिनेशन, SI इज द रो ऑफ सोर्स। R क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस न्यू पिरामिड। तो वो कैसे मिलेगा, पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन इन दी ओल्ड जनरल पिरामिड, जो कि क्या कैसे मिलेगा, एलिमेंट वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दैट रो, जो कि 22 है प्लस 1, सो 26 माइनस 22 प्लस 1, मतलब कि इसकी ओरिजिनल रो में 5th पोजीशन है। अब 5th पोजीशन ओरिजिनल पिरामिड में है, इस पिरामिड के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन होगी, सो वो कैसे मिलेगी कि इस सोर्स ने लेफ्ट में कितने एलिमेंट छोड़े हैं, तो इसकी पोजीशन 3 है, मतलब इसने 2 एलिमेंट छोड़े होंगे, तो इसकी ये भी 2 एलिमेंट छोड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि R डैश इक्वल टू पोजीशन ऑफ P2, वो क्या है इसकी पोजीशन इन ओरिजिनल पिरामिड, माइनस पोजीशन ऑफ P1 इसकी पोजीशन इन ओरिजिनल पिरामिड, दैट इज 1 2 and 3 माइनस 1, मतलब कि 2 एलिमेंट यहाँ पे छोड़े हैं। तो उससे हमें मिल जाएगा कि इस पिरामिड में इसकी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, और फिर ये तो क्या हो गया R डैश मतलब पोजीशन, लेकिन R क्या था पोजीशन माइनस 1, सो R विल बिकम 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा NCR दैट इज 3C2 दैट इज 3, और यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया।
अब यहाँ पे कब आंसर 0 होगा ये भी समझ लो। अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब कि ये नए पिरामिड में 4th रो होगी। अगर ये 4, 5, 6, 7 है, ठीक है, सो n की वैल्यू क्या है, ei माइनस एस आई दैट इज 3। मतलब कि डेस्टिनेशन वाला जो रो होगा वो 4th रो होगा, या तो आप कह सकते हैं n+1th रो होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये 4th रो, ठीक है। तो अगर मेरी जो r डैश वैल्यू है, मतलब कि पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन इन दिस पिरामिड, ठीक है, अगर r डैश की वैल्यू 1 से कम आती है और r डैश की वैल्यू n+1 से बड़ी आती है, तो उस केस में हमें 0 प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 28, तो 28 के लिए 28 की पोजीशन इसमें कितनी है ओरिजिनल में, 7, 28 माइनस 22 प्लस 1, ठीक है, और इस पिरामिड में कितनी होगी, दैट इज 7 माइनस, यहाँ पे सोर्स ने 2 एलिमेंट छोड़े हैं, सो 5, ठीक है, सो r डैश की वैल्यू आ गई 5। अब अगर n+1 4 है, मतलब कि ये 4th रो है, तो इसमें मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, उतने ही ट्रावर्स हो सकते हैं। तो 5 है वो हमारे पिरामिड के बाहर है, मतलब वहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, मतलब आंसर 0 होगा। सिमिलरली अगर 23 है तो 23 की पोजिशन कितनी है, 2, ठीक है, और यहाँ पे इसने 2 एलिमेंट छोड़े हैं, सो r डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, मतलब कि 1 से लेके n+1 तक एलिमेंट्स होंगे। अगर 1 से कम आ रही है, जैसे यहाँ पे 0 आई, या तो n+1 से ज़्यादा आ रही है, मतलब कि वो इनएक्सेसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 23 है, हम 9 से 23 कभी नहीं पहुँच सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन की हमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया है कि सोर्स इज लेस देन डेस्टिनेशन। तो अगर सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन से बड़ी है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, 0। ऑल्सो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही पॉइंट है तो उस केस में हम आंसर 1 प्रिंट कर देंगे, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। और अगर सोर्स और डेस्टिनेशन की रो सेम आती है, मतलब कि n की वैल्यू 0 आती है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि 18 और 20 है, तो उस केस में भी हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, आंसर 0, बिकॉज हम सिर्फ नीचे मूव हो सकते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है, अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with न्यूटन स्कूल। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, एक तो हमारा जो आंसर था वो NCR के टर्म्स में था। दूसरा, हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए सभी रो की स्टार्टिंग एलिमेंट स्टोर करनी पड़ती थी, तो वो एक करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग एलिमेंट अगर आप देखो तो वो क्या होना चाहिए, हमें कितने कितने रोज लेनी चाहिए। अब देखो ये 10 की पावर 9 तक है, ठीक है, और नंबर ऑफ रो अगर मैं बोलूँ कि n नंबर ऑफ रोज है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा होता जाएगा। सो n × n + 1/2 एलिमेंट्स होंगे n रोज में। तो अगर 10 की पावर 9 तक है तो उसके स्क्वायर रूट जितने नंबर ऑफ रोज हमें लेने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 10 की पावर 5 ले लेते हैं, जो कि कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके एंडिंग एलिमेंट्स भी हम ले लेंगे, वो स्टार्टिंग एलिमेंट को स्टोर करने में मदद करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, क्योंकि NCR कैलकुलेट करना है, तो ये हम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, ठीक है। तो अब मान लो मॉड की वैल्यू है 10 की पावर 9 + 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लो। फैक्टोरियल ऑफ 0 = 1 फॉर I = 1 to 10 की पावर 5, factorial of I = factorial of I - 1 into I
मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, चलो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, वो एनसीआर कैलकुलेट करने में मदद करेगा। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सभी रो की डिफाइन करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट ही काम आएगा, लेकिन एंडिंग की मदद से हम स्टार्टिंग फाइंड कर लेंगे। कैसे? स्टार्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एंड ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10 की पावर 5, starting of I will be equal to ending of I minus 1 plus 1। ये हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट से एंड हुआ था पिछला रो प्लस 1, और एंडिंग ऑफ I इज इक्वल टू स्टार्टिंग ऑफ I प्लस I माइनस 1। ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि ith रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? I, जैसे कि 7 8 9 10 है। अब 7 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, स्टार्टिंग ऑफ I इक्वल टू एंडिंग ऑफ I माइनस 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पे मुझे पता है कि फोर्थ रो में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सो 7 प्लस 4 माइनस 1 विल गिव मी 10। सो एंडिंग ऑफ I इक्वल टू स्टार्टिंग ऑफ I प्लस I माइनस 1। ठीक है, अब मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, 2 3। एक होगा पोजीशन ऑफ P1, ठीक है, दूसरा होगा पोजीशन ऑफ P2, जो कि मुझे उन दोनों की पोजीशन रो में बताएगा। SI होगा, वो बताएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन से रो में है, ith रो में, और EI मुझे बताएगा कि जो डेस्टिनेशन है वो कौन से रो में है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग से कम है तो 0 प्रिंट कर दो। ठीक है, ओके। अब SI और EI को फाइंड करो। सो SI इक्वल टू सीलिंग वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 P1। P1 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। P2 क्या है? एंडिंग पॉइंट। माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और EI क्या हो जाएगा? सीलिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 P2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, वो हमने देखा था फॉर्मूला। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? EI माइनस SI। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो 1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों केस कर लेंगे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से कम है तो 0 प्रिंट करो, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है तो 1 प्रिंट करो। अगर n की वैल्यू 0 आती है यहाँ पे, तो मतलब कि वो दोनों सेम रो में है लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो हम पहले चेक कर लेंगे। तो इस केस में हम क्या कर देंगे? प्रिंट 0। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू मिल गई NCR में। ठीक है, हमें अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना है। अब R कैसे फाइंड करना था कि डेस्टिनेशन की पोजीशन क्या होगी उस रिस्पेक्टिव पिरामिड में। ठीक है, अगर सोर्स को मैं फर्स्ट एलिमेंट मानूं, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3, फिर 4, उस तरह से, तो वो कैसे मिलेगा? पोजीशन ऑफ P2 इज इक्वल्स टू P2 माइनस स्टार्टिंग ऑफ, देखो EI क्या है? P2 की रो है, सो स्टार्टिंग ऑफ EI यही हो जाएगा, बिकॉज मान लो अच्छा प्लस 1 आएगा। ठीक है, सो ये कैसे मिलेगा? जैसे 9 है तो उसका स्टार्टिंग एलिमेंट 7 है, वो हमें पता है। सो 9 की पोजीशन क्या होगी? 9 माइनस 7 प्लस 1, सो P2 माइनस स्टार्टिंग ऑफ दैट रो प्लस 1। ठीक है, पोजीशन ऑफ P1 कैसे मिलेगा? P1 माइनस स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ SI प्लस 1। ठीक है, तो अब ये तो ओरिजिनल पोजीशन हो गई पूरे पिरामिड में। वो रिस्पेक्टिव पिरामिड में जो हमने कंसेप्ट में देखा था उसमें P2 की पोजीशन क्या होगी? अगर मैं बात करूं तो वो होगी R डैश इक्वल टू पोजीशन ऑफ P2 माइनस पोजीशन ऑफ P1, और P1 ने मतलब कि सोर्स ने लेफ्ट हैंड साइड में उस रो में कितने एलिमेंट को छोड़ दिया था, सो पोजीशन माइनस 1, तो ये R डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन इन द रिस्पेक्टिव पिरामिड। अगर मैं सोर्स को फर्स्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट करके पिरामिड बनाऊं तो, अब अगर R डैश की वैल्यू लेस देन 1 है या तो फिर R डैश की वैल्यू n+1 से बड़ी है, इसका मतलब वो उस वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 0 प्रिंट करवा देंगे, वरना हमें R इक्वल टू क्या मिलेगा? R डैश माइनस 1, पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन माइनस 1, फिर NCR कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। अब ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है फैक्टोरियल, तो हम कैसे कर सकते हैं? आंसर इक्वल्स टू
फैक्टोरियल ऑफ n, फिर आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं फॉर फास्टर रिजल्ट्स, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर और उसका पावर क्या होगा मॉड -2, क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। सो फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल n माइनस आर का रिवर्स हमें प्रिंट करना है, इनवर्स सॉरी। सो उसकी पावर मॉड -2 होगा, वो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बट आप कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना। और इन हर जगह पे मॉड्यूलो मोड लगता रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। इनटू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ आर और उसकी पावर क्या होगी मॉड -2, ठीक है। सो कहाँ गया ये NCR, तो फैक्टोरियल n, फिर इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स, और हर जगह पे मॉड्यूलो मॉड रखता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर देखें तो सभी टेस्ट केस के लिए पहले तो हम ये 10 की पावर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि सभी टेस्ट केस के अलग है, ठीक है, वो पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो 10 की पावर 5 प्लस, अब स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। फिर ये जो है ये सभी टेस्ट केस के लिए, ये जनरल है, ये प्री प्रोसेसिंग है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सभी टेस्ट केस के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। फिर ये पोजीशन निकल जाएगी और फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी कितना टाइम लेगा, अगर पावर मॉड -2 है तो ये क्या होगा लॉग मॉड -2। सो दिस वुड बी 10 की पावर 5 प्लस नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू लॉग ऑफ 10 की पावर 9 प्लस 7 -2 इज +5, ठीक है। और कुछ रह गया, ये सब तो एक सिंगल स्टेप में है। फिर ये फैक्टोरियल n और फिर इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू 10 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि टेस्ट केस की वैल्यू भी 1000 तक है। सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।